नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने आज कहा कि कभी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 12 लाख करोड़ थी। आज वर्ष 2023-24 उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 26 लाख करोड़ हो गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कवेटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार 9 नवंबर 2024 को जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबरें सामने आई है, जहां कोर्ट ने एक कुटुंब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील को स्वीकार करते हुए 2004 में 12 वर्षीय एक लड़के और 9 वर्षीय एक लड़की के बाल विवाह को अमान्य घोषित कर दिया है। उत्तराखंड में आवास की बढ़ती समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार नई टाउनशिप विकसित करने की योजना बना रही है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। ये तो थी सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरों की विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने आज कहा कि कभी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 12 लाख करोड़ थी। आज वर्ष 2023-24 उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 26 लाख करोड़ हो गई है और दावा किया कि वर्ष 2025 तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 32 लाख करोड़ हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश में होने वाले उपचुनावी व्यस्ततम दौरों से समय निकालकर लखनऊ रिवर फ्रंट पर होने वाले कथा कला और अभिव्यक्ति के उत्सव गोमती पुस्तक महोत्सव और आकांक्षा हाट का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्घाटन किया। गोमती पुस्तक महोत्सव के आयोजन के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का बिना प्रयास की सराहना की और धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस के भी लखनऊ को तोहफा दिया। मुख्यमंत्री के बढ़ते प्रभाव के चलते पुस्तक से दूरी बनाने के लिए चिंता व्यक्त की। जहां पुस्तक मेले में और बातें की, वहीं आकांक्षा हाट में महिलाओं के उत्पादों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, उनकी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए हर तरह से तत्पर है। यूपी की इकोनॉमी कितनी थी? कुल जीडीपी हमारी कितनी थी? 12 लाख करोड़ थी। और आज यही उत्तर प्रदेश की जीडीपी 23-24 में बढ़कर के यह 26 लाख करोड़ की हो चुकी है और हमारा अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक मार्च 2025 में यही उत्तर प्रदेश की जीडीपी 32 लाख करोड़ रुपए की होगी। आकांक्षा से आपने क्या किसी शुरू किया खाने पीने का, इसमें क्या है आपका, क्या मोटो है, क्या कैसे क्या कर रहे हो आप? जो हम लोग चला रहे हैं वो लोग भी जोड़े इसमें बैंक वालों ने ये कार्य किया है, जिससे हम लोग को सारा सेटअप बना कर किया गया। हमारी महिलाएं मिलकर के हम लोग इतने अच्छे। किस तरह की महिलाएं जुड़ती हैं इसमें? समूह की महिला महिला सहायता जो बनाते हैं। अच्छा, कितने समूह जुड़े हुए हैं इस समय आपके साथ? बहुत सारे समूह। कितनी महिलाएं होंगी पूरे प्रदेश? एक समूह में 10 महिलाएं। एक समूह में 10 महिलाएं। प्रदेश के सभी जिलों में आपकी आकांक्षा कि प्राण हो उसके तट पर यह एक अभिनव प्रयास है और मैं नेशनल बुक ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए हमारे लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ प्रशासन, इन सभी को हृदय से इस अभिनव प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं भारत की परंपरा प्राचीन काल से ही ज्ञान के प्रति आग्रही रही है। ज्ञान की परंपरा श्रीमद् भगवत गीता में भी न हि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम नहीं विद्यते, किस भाव के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। अभी यहां पर नेशनल बुक ट्रस्ट के
अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन मराठी जी ने जो बातें कही, एक चैलेंज हम सबके सामने जरूर आया है, और वो आया है कि आज के इस डिजिटल युग में हम अधिकाधिक स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वहां उस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग गया है, और हमें इससे बचना होगा। एक एवरेज युवा के 24 घंटे के कार्यक्रमों को अगर हम देखते हैं तो लगभग उसके 6 घंटे अपने स्मार्टफोन पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यतीत होते हैं। यानी वह अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा वह अगर किसी सार्थक प्रयास के लिए लगाएं तो उसके लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी और समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और यही कारण है अच्छा लेखन, उन अच्छे लेखकों की कृतियों के प्रति आम जनमानस का जो रुझान होना चाहिए, उस रुझान में कमी देखने को मिली है। हमें फिर से ऐसी कालजयी रचना को आगे बढ़ाने के लिए लेखकों को भी प्रोत्साहित करना होगा, साथ साथ पाठकों को भी उसके प्रति जोड़ने के लिए तैयार होना होगा। और इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले जब हम लोग यहां पर बच्चों के साथ मेरा संवाद चल रहा था तो मैंने उनसे यही कहा, प्रयास होना चाहिए परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी रचनात्मक पुस्तकों को भी हम बच्चों को दें जो उसके मन में एक नई भावना का जागरण कर सके। याद रखना, भारत की जो परंपरा थी मूल रूप से वह श्रुति परंपरा थी, श्रवण की परंपरा थी। एक कालखंड के बाद हमारी ऋषि परंपरा को इस बात का एहसास हुआ होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लोग इस परंपरा के प्रति उतना आग्रही न बन पाए तो यही लखनऊ के पास सीतापुर के नैमिषारण्य में भारत की पूरी वैदिक ज्ञान की परंपरा को हजारों ऋषि मुनियों ने अपने चिंतन से, अपने मनन से एक लिपिबद्ध स्वरूप दिया था, और नैमिषारण्य एक तीर्थ के रूप में विकसित हुआ। आप याद करिए, भारत की वैदिक ज्ञान की परंपरा को जिस भूमि पर लिपिबद्ध किया गया वो आज हमारे लिए एक तीर्थ बन गया। लेकिन एक लेखक अच्छी कालजयी रचना देता है तो हम उसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त नहीं कर पाते। उसकी कृति को घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य होना चाहिए वह हम लोग करने में कोताही बरतते हैं। भारत की परंपरा तो इसके साथ जुड़ी रही है। हमारे यहां श्रवण, मनन और निधिध्यासन की एक परंपरा रही है, यानी सुनना, फिर उसका मनन करना और फिर उसका जो अच्छा है उसको अपने जीवन में आचरित भी करना। इस महान परंपरा के हम वारिस हैं और उस परंपरा को विस्मृत करके हम लोग जिस डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें यह अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग जाए और हम टेक्नोलॉजी के दास बन जाएं, यह किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, और वह बात उन्होंने कही कि व्हेन सिटीजन्स रीड द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो देश बढ़ता है, आगे बढ़ता है।
और उसको आगे बढ़ाने के लिए ही हम सबको उन कृतियों की ओर जाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश तो इस दृष्टि से बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने आम जनमानस की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृत को व्यवहारिक संस्कृत में देने के लिए महर्षि वाल्मीकि उत्तर प्रदेश की धरती में पैदा हुए और उन्होंने रामायण जैसी कालजयी रचना, दुनिया का पहला महाकाव्य उन्होंने रामायण के माध्यम से दिया था। समय के अनुरूप जब लोगों को लगा कि नहीं, अब संस्कृत के अलावा और भी व्यवहारिक चीज आनी चाहिए, तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना संस्कृत में करनी प्रारंभ की तो जितना लिखते थे उतना गायब हो जाता था। बाद में कहते हैं कि बजरंगबली ने उन्हें दर्शन देकर के उनसे कहा कि नहीं, इसको स्थानीय भाषा में रचिए, और तब उन्होंने रामचरितमानस को अवधी में रचा था। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने राम मंदिर में भगवान श्री रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किए जाने की मांग का खुलकर समर्थन किया और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने महाकुंभ में सभी धर्म के लोगों को छूट देने की बात कही। साध्वी प्राची शुक्रवार को अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने राम मंदिर में भगवान श्री रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन कर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इस दौरान जब साध्वी प्राची से अखाड़ा परिषद द्वारा महाकुंभ में विशेष संप्रदाय के लोगों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस मांग का समर्थन किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कवेटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार 9 नवंबर 2024 को जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। अब इस धमाके का दिल गला देने वाला वीडियो सामने आया है। सापुतनिक इंडिया ने एक्स पर पोस्ट कर इस बम विस्फोट का सीसीटीवी में कैद वीडियो दिखाया है। बताया जा रहा है कि इसका लक्ष्य पाकिस्तानी सेना थे। इस घटना के बाद मौके पर बम निरोधक दस्ता और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंच गई है और मामले की जांच में जुट गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये विस्फोट रेलवे स्टेशन की बुकिंग कार्यालय में हुआ। यूपी में लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद है, जिसे देखते हुए कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लग गई है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी नजर उन नेताओं पर टिका दी है जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, ताकि वो अपने सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार दे सके। उपचुनाव से पहले अगर कांग्रेस इस कोशिश में कामयाब होती है तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले, हालांकि कांग्रेस ने किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन वो लगातार सपा के साथ गठबंधन में होने का दम भर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कोर्ट ने एक कुटुंब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील को स्वीकार करते हुए 2004 में 12 वर्षीय एक लड़के और 9 वर्षीय एक लड़के के बाल विवाह को अमान्य घोषित कर दिया है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की पीठ ने गौतम बुद्ध नगर के एक कुटुंब अदालत के निर्णय के खिलाफ संजय चौधरी नाम के व्यक्ति की अपील पर यह आदेश पारित किया। कुटुंब अदालत में दायर मुकदमे में अपीलकर्ता ने 28 नवंबर 2004 को हुए अपने विवाह को अमान्य घोषित किए जाने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। कुटुंब अदालत में साबित तथ्यों के मुताबिक अपीलकर्ता का जन्म 7 अगस्त 1992 को हुआ, जबकि प्रतिवादी उसकी पत्नी का जन्म 1 जनवरी 1995 को हुआ था और 28 नवंबर 2004 को दोनों का विवाह हुआ। विवाह के समय अपीलकर्ता की आयु करीब 12 वर्ष थी, जबकि प्रतिवादी की आयु करीब 9 वर्षीय थी। उत्तराखंड में आवास की बढ़ती समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार नई टाउनशिप विकसित करने की योजना बना रही है। इस संबंध में शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में भूमि चिन्हितकरण के निर्देश दिए हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार का उद्देश्य न केवल निम्न वर्ग के लिए बल्कि उच्च और मध्यम वर्ग के लिए भी आवास की सुविधाएं सुलभ कराना है। इस आयोजन के तहत गढ़वाल के श्रीनगर में बेलकेदार और बेलकंडी मार्ग से सटे क्षेत्र में नई टाउनशिप के विकास के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।
फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के अनुरूप 15 नवंबर से फ्लाई बिग एयरलाइन कंपनी 19 सीटर विमान की शुरुआत करने होने जा रही है। फ्लाई बिग की विमान सेवा 4 शहरों को जोड़ेगी। भोपाल से रीवा तक का किराया महज 999 रुपए होगा। फ्लाई बिग एयरलाइन कंपनी ने लखनऊ, खजुराहो, रीवा और चित्रकूट के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एयरलाइन कंपनी ने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का शेड्यूल जारी किया है। फ्लाइट की वजह से बड़े शहरों के बीच लोगों को कनेक्टिविटी उड़ाने भी आसानी से मिल सकेंगी। रीवा फ्लाइट का नाइट पार्किंग व्यवस्था राजा भोज एयरपोर्ट पर होगी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मोहन यादव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद सोयाबीन की खरीदी में देर की जा रही है ताकि व्यापारी वर्ग को लाभ मिल सके। दिग्विजय सिंह ने राज्य की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंडियों में सोयाबीन भारी मात्रा में आ रही है, जिस व्यापारी खरीद रहे हैं व्यापारी किसानों से कम मूल्य में सोयाबीन की खरीदी कर रहे हैं। आपको बता दें, जिससे व्यापारी खरीद रहे हैं और व्यापारी किसानों से कम मूल्य में सोयाबीन की खरीदी कर रहे हैं, जिससे बाद में सरकार को समर्थन मूल्य पर बेचा जाएगा। ऐसे में किसान वर्ग को भारी नुकसान के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि सरकार और व्यापारियों की मिलीभगत से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अजय देवगन की दिवाली रिलीज सिंघम अगेन की बॉक्स ऑफिस पर धाकड़ कमाई जारी है। पहले ही वीकेंड 100 करोड़ कमाई वाली सिंघम अगेन अब अपने दूसरे वीकेंड के पहले दिन यानी 9वें दिन में एंट्री कर चुकी है। चलिए जानते हैं कि फिल्म ने जहां पहले वीकेंड में धमाल मचाया था, वहीं दूसरे वीकेंड में एंट्री करते ही फिल्म की कमाई में कितना उछाल आया है। सिंघम अगेन ने सैकनिकल के मुताबिक एक हफ्ते में 173 करोड़ की बढ़िया कमाई की। इसके बाद 8वें दिन फिल्म ने 8 करोड़ कमाए। फिल्म की कमाई से जुड़ी 9वें दिन के शुरुआती बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी आ चुके हैं। पिछले दिनों इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया है। इसके बाद से ये तेज गेंदबाज लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। अब जेम्स एंडरसन ने बताया है कि आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर करवाने के पीछे की सोच क्या है। जेम्स एंडरसन ने कहा कि वह आईपीएल में खेलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट में 4 ओवर डालने के लिए पूरी तरह फिट हूँ। मैं फिर से क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। ऑक्शन में टीम मेरे लिए दिलचस्पी दिखाएगी या नहीं, ये अलग सवाल है, लेकिन मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया।